बाप और बेटी का सच्चा वाकया बेशर्मी की इंतहा। जवान बेटी का किसी से नाजायज ताल्लुक था। बाप ने बहुत रोका मगर बेटी बाज नहीं आई तो बाप ने गुस्से में आकर अपनी बेटी के साथ तमाम हदें पार कर दी। तौबा। मैं दफ्तर से जल्दी घर लौटा तो बेटी के कमरे से आती आवाजें सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। मैंने अपना बैग डाइनिंग टेबल पर रखा और दबे पांव बेटी के कमरे के दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। शायद मेरी बेटी को हरगिज भी ये अंदाजा नहीं था कि मैं जल्दी घर लौट कर आ सकता हूँ, इसलिए वो पूरी तरह से मुतमईन थी। मैंने हल्के से खुले दरवाजे में से झांका तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मुझे अपनी आंख पर यकीन न आया, ये कैसे मुमकिन था। कितने ही लम्हे मैं सकते के आलम में खड़ा रहा, लेकिन मेरे ना मानने से सच्चाई तो बदल नहीं सकती थी। सच यही था कि मेरी तरबियत में बहुत कमी रह गई थी। मैं जिसे नेक, बाहया और पारसा समझता था, उसने मेरी आंखों में धूल झोंका था। कमरे के अंदर के मंजर ने मेरी अंदर आग लगा दी थी। खुद पर काबू पाने मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। अंदर जाता तो शायद और भी शर्मिंदा हो जाता, लेकिन अगर ना जाता तो सारी जिंदगी खुद से नजर ना मिला पाता। एक जवान बेटी का बाप होने के नाते गुस्से से मेरी हालत खराब होती जा रही थी। मैंने दीवार का सहारा लिया क्योंकि अंदर मुझे बिस्तर पर मेरी बेटी एक जवान लड़के के साथ, वो दोनों एक दूसरे में इस कदर मगन थे कि उन्हें मेरी मौजूदगी का एहसास तक भी नहीं हुआ। मेरी बेटी के करीब मौजूदा वो लड़का कभी उसके गालों को छेड़ता तो कभी उसके वजूद पर अपना हाथ फेरता। कमरा काफी बड़ा था, इसलिए आवाजें तो मुझे नहीं आ रही थी मगर नजर सब कुछ आ रहा था। जवान बेटी को एक गैर मर्द के साथ देखकर मेरी गैरत जवाब दे गई थी। मैंने गुस्से में दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और हाथ पकड़कर बेटी को खींचकर बेड से खड़ा कर दिया। वो शायद अपने होश में नहीं थी। मेरे इस तरह खींचने पर लड़खड़ा सी गई। उसकी आंखें चढ़ी थी, अजीब से नशे की कैफियत में थी। वो जैसे कोई सरूर तारी हो। मुझे देखकर उसके भी 14 तबक रोशन हो गए थे। मेरी बेटी जैनब घबराते हुए कहने लगी, बाबा आप आ गए। मैंने उसके मुंह पर एक कस कर तमाचा लगाया और इससे पहले कि मैं उस लड़के को कुछ कहता वो फौरन ही घबरा कर वहां से भाग निकला। जबकि मेरी बेटी रोने लगी। मैंने कहा, ये कौन था? इस बदबख्त की इतनी जुर्रत कैसे हुई कि वो हमारे घर में दाखिल होकर तुम्हारे साथ ये हरकतें करे? मैं गुस्से की इंतहा पर था। हाथ पांव गुस्से से लरस रहे थे। मेरा बस चलता तो मैं अपनी बेटी का गला ही दुबा देता जो मेरी इज्जत पर दाग लगाने के लिए तैयार बैठी थी। जैनब रोते हुए कहने लगी, बाबा मैं नहीं जानती ये कौन था। जैनब की बात सुनकर मुझे और भी गुस्सा आया। मैंने उसे धक्का देकर बिस्तर पर गिराया। वो आंखों में आंसू भरकर रोते हुए कहने लगी, बाबा मेरा यकीन करे, मुझे नहीं मालूम कि ये कौन था। इससे पहले कि वो मजीद कुछ आगे कहती, मैंने गुस्से से बेटी को देखा और उसके मोबाइल फोन को साइड टेबल से उठाते हुए उसके कमरे का दरवाजा लॉक करके बाहर आ गया। वो मेरे पीछे दौड़ी थी लेकिन मैं दरवाजा लॉक कर चुका था। वो रोते हुए जोर जोर से दरवाजा बचाने लगी, चीखते हुए कहने लगी, बाबा मेरी बात तो सुन ले। लेकिन मैंने उसकी आवाजों को नजरअंदाज किया। दरवाजा न खोला। ऐसे ही मैं अपने कमरे में चला गया। जूते उतार कर दूर फेंके और आंखें बंद करके बिस्तर पर ऐसे ही लेट गया। गुस्से से मेरी हालत खराब हो रही थी। मैं सारा दिन नौकरी करता था और मेरे पीछे मेरी बेटी ये हरकतें कर रही थी। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छी जॉब कर रहा था। पैसों की कोई कमी नहीं थी। अपनी इकलौती बेटी को मैंने दुनिया जहां की आसाइशें दे रखी थी, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था वो मेरे पीछे मेरी बदनामी करेगी। मुझे लग रहा था कि मैं नाकाम हो गया हूँ। अपनी बेटी की अच्छी तरबियत नहीं कर सका जो वो इतना बेशर्मी वाला काम कर रही थी। और हद तो ये थी कि मेरी बेटी मेरे सामने खुद को सही कह रही थी। मुझे कह रही थी कि वो इस लड़के को नहीं जानती। झूठ बोलते उसे जरा भी शर्म नहीं आई थी। ऐसा कैसे हो सकता था कि कोई गैर लड़का घर में दाखिल हो जाए, उसके बेडरूम पहुंच जाए और वो उसके लिए बिल्कुल अनजान हो। कुछ देर में खामोशी से कमरे में लेटा रहा और फिर जाकर मैंने जैनब के कमरे का दरवाजा खोला। वो मेरे पैरों में बैठकर रोने लगी। मैंने हाथ पकड़कर उसे उठाया, बेड पर बिठाया और कहा, देखो आज जो होना था हो गया, लेकिन आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। वो रोते हुए कहने लगी, बाबा मेरा यकीन करें कि मैं नहीं जानती कि वो कौन था। मैंने गहरी सांस भरी और कहा, मैंने यकीन कर लिया लेकिन आइंदा मैं इस लड़के को यहाँ ना देखूं।
मेरी बेटी का मोबाइल फ़ोन वापस नहीं किया था क्योंकि सच तो ये था कि मुझे उस पर एतबार ही नहीं था। मैं वक़्ती तौर पर ख़ामोश हो गया था, लेकिन बाकी की सारी रात जागता रहा। नींद मेरी आँखों से उड़ चुकी थी। वो लड़का कौन था, कहाँ रहता था, मुझे कुछ इल्म नहीं था। मुझे ये डर सता रहा था कि अगर मेरी बेटी ने दोबारा कोई ऐसी-वैसी हरकत की तो क्या होगा। मैंने सोच लिया था कि मैं अब बार-बार अपने ही घर में छापा मारा करूँगा, अपनी बेटी पर नज़र रखूँगा। एक बिन माँ की बच्ची को मैंने बहुत मुश्किल से पाल पोस कर बड़ा किया था। मैं इसे किसी भी गलत रास्ते पर चलने से बचाना चाहता था। मैंने सारी जिंदगी एहतियात का दामन थाम कर रखा था, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ऐसा करने के चक्कर में मैं खुद गलत रास्ते पर निकल पड़ूंगा। ज़ैनब की फिक्रों में डूबे ही रात के 1 बज गए थे। मैं अपने कमरे से निकला और दबे पांव ज़ैनब के कमरे के दरवाजे पर पहुंच गया। मैं देखना चाहता था कि वो क्या कर रही है। मैंने सोच लिया था कि मैं रातों को जाकर भी उसकी निगरानी करूंगा। उसके कमरे का दरवाजा लॉक नहीं था क्योंकि मैंने ही दरवाजा बाहर से लॉक किया हुआ था, इसलिए शायद उसने अंदर से बंद नहीं किया था। मैंने आहिस्तगी से दरवाजे का लॉक खोला और अंदर झांका तो मेरी बेटी बेड पर सो रही थी। मैं दबे पांव से अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर बिखरे बाल हुए थे। मैंने अपने हाथों से उसके चेहरे पर से बाल हटाए तो उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही मैं चौंक गया। शायद वो बहुत देर तक रोती रही थी। आंखें पूरी तरह से सूज चुकी थी। रोने की वजह से चेहरा सुर्ख हो रहा था और वो बेतरतीब बिस्तर पर पड़ी थी। मैं वहीं उसके करीब बैठ गया और उसके बालों में हाथ फेरने लगा। कुछ देर तक मैं उसे बहुत गौर से देखता रहा और बिल्कुल वो मेरी बीवी की तरह से थी। कुदरत ने उसे उसकी माँ का रूप दिया था, वही शक्ल व सूरत, वही रंग व रूप। उसका हसीन चेहरा देखते हुए बहुत से ख्यालात मुझे सता रहे थे। फिर मैंने अपने हर ख्याल की नफी की और उसके कमरे से बाहर निकल आया। मैं अपने आप को तसल्ली दे रहा था कि मेरी बेटी दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेगी। फिर काफी देर तक मैं अपने कमरे में ही टहलता रहा और जब थक गया तो बिस्तर पर लेट गया। मुझे भी लेटते ही कुछ देर बाद नींद आ गई थी और फिर सुबह के वक्त मेरी आंख खुली तो काफी वक्त हो चुका था। दफ्तर के लिए देर हो रही थी। मैं तेजी से तैयार होकर नीचे पहुंचा तो मेरी बेटी ने नाश्ता टेबल पर लगा दिया था। जैसे ही मैं टेबल पर बैठा वो मेरे पास आ गई और कहने लगी, बाबा बस एक बार मेरी बात सुन ले। मैंने अपनी बेटी से कहा कि अब कल की कोई बात ना दोहराना, बस ख्याल रखना आइंदा ऐसा कुछ ना हो। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और थोड़ा बहुत नाश्ता करके घर से निकल गया। सारा वक्त ऑफिस में भी मैं बेचैन ही था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। रात नींद भी नहीं पूरी हुई थी, तबीयत भी खराब हो रही थी, इसलिए 12 बजे के करीब ही मैंने दफ्तर से छुट्टी ली और वापस घर पहुंच गया। लेकिन घर के दरवाजे पर जो मंजर देखा उसे देखने के बाद मेरा गुस्से से बुरा हाल हो गया। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटी इस कदर बेखौफ हो जाएगी कि कल वाली बात के बाद आज फिर उसी लड़की के साथ होगी। मैं अपनी गाड़ी से उतरा, अंदर दाखिल हुआ और अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उसे खींचता हुआ अंदर लाकर सोफे पर फेंक दिया। वो बुरी तरह से डर गई थी, रोने लगी, कहने लगी, बाबा ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। मैंने एक तमाचा बेटी के मुंह पर मारा और कहा, मैं तुम पर भरोसा करना चाहता था। मैंने तुम्हारी कल वाली बात पर भी यकीन किया, लेकिन तुम एक बार फिर उसी लड़के के साथ थी। तुम्हें शर्म नहीं आती? हर बार मेरा सर झुकाते हुए क्या चाहती हो तुम? मैं मर जाऊं? मोहल्ले वालों को पता चलेगा तो कितनी बदनामी होगी। सब जानते हैं कि तुम जवान हो और मेरे पीछे घर में अकेली रहती हो। मेरी इज्जत का सही जनाजा निकलेगा। ज़ैनब रोते हुए कहने लगी, मैंने उसे नहीं बुलाया था, वो खुद आया था, और वो भी इसलिए। मैंने जोर से आगे बढ़कर उसके मुंह पर अपना हाथ रखा और बुरी तरह उसका मुंह दबा दिया। उसकी आंख बाहर को उगल पड़ी। वो फटी पटी निगाहों से मुझे देखने लगी, लेकिन मैं गुस्से की इंतहा पर था। मैंने कहा, बस करो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। मैंने हाथ पकड़कर उसे खींचा और कमरे में ले जाकर बेड पर धकेल दिया। आस्तीन के बटन खोलते मैंने कफ पलट दिए और शर्ट का ऊपर वाला बटन भी खोल दिया। मेरा गुस्से से दम घुटने लगा था, माथे से पसीना टपक रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर मैंने गुस्से की हालत में ही बेटी के करीब गया तो उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही मेरे जज्बात बदल गए। सोचा तो था इसे मुकम्मल तौर पर घर में कैद कर दूंगा और समझाऊंगा कि दोबारा ऐसा ना करे, लेकिन शायद डराने धमकाने से मुझे कुछ हासिल होने वाला नहीं था। मुझे कोई ऐसी सजा देनी थी कि वो दोबारा सी हरकत ना करती। मैंने चांद की तरह दमकते हुए उसके चेहरे को बगौर देखा और फिर हर रिश्ते को साइड पर रखकर उस वक्त जबरदस्ती मैंने शायला से अपनी पसंद की शादी की थी। वो बहुत हसीन और खूबसूरत थी। उसके साथ जिंदगी का शुरू होने वाला नया सफर किसी ख्वाब जैसा था। मुझे लगता था कि मैं वो
वो खुश नसीब इंसान हूँ जिसने जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया। लोग मेरे और शायला के कपल को आइडल कपल का दर्जा देते थे। हमारी जिंदगी दूसरों के लिए हसरत का बाइस बन जाया करती थी। जो हम दोनों को एक साथ देखता वो तारीफ किए बिना न रहता। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी अपनी खुशियों को छुपा कर रखना चाहिए। अपनी जिंदगी की हर कामयाबी को अपने हद तक महदूद रख लेना भी एक तरह से नेमत ही होता है। लेकिन मेरी और मेरी बीवी शायला की जिंदगी ढकी छुपी नहीं थी। दूर दराज खानदान वालों में भी मेरी और शायला की मोहब्बत की मिसालें दी जाती थी कि हम दोनों एक दूसरे के बगैर सांस भी नहीं ले सकते। लेकिन फिर हमारी जिंदगी में वो वक्त आया जब लोगों की नजरें हमारे रिश्ते को पूरी तरह से निगल गई। 1 साल बाद शायला हामला हुई तो मुझे लगा कि बस अब दुनिया की हर खुशी मेरे कदमों में है। मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी, बड़ा सा घर, गाड़ी, मनचाही बीवी और अब औलाद की खुशी, सब कुछ तो मुझे मयस्सर था। बेटा होता या बेटी, मेरे लिए तो औलाद ही बड़ी बात थी। बाप बनने की खुशी और शायला के साथ जिंदगी के खूबसूरत लम्हात ने मुझे पूरी तरह से मसरूर कर दिया था। मैं अपने आप अपनी बीवी में मगन हो गया था। दुनिया वाले किस तरह हमारे रिश्ते पर नजर जमाते थे, मुझे इन बातों से कोई सरोकार नहीं था। मैं हमेशा खुलकर शायला से अपनी मोहब्बत का इजहार करता था। मैंने कभी ये ख्याल तक नहीं किया था कि लोग हमारी मोहब्बत को नजर भी लगा सकते हैं। मैं तो जहाँ दिल चाहता वहाँ शायला की तारीफें शुरू कर देता, उसका ख्याल रखता, उसे अपने हाथ से खाना खिलाता, उसके कदमों में बैठ जाता, पैरों की मालिश करता। खासकर उस वक्त जब वो हामला हुई थी तो उसके पैरों में बहुत ज्यादा सूजन रहती थी। मैं हर वक्त उसका ख्याल रखता, कभी गर्म पानी से धोता तो कभी दुबाने के लिए बैठ जाता। वो लाख इंकार करती, कहती कि लोग रन मुरीद कहेंगे, लेकिन मुझे लोगों की परवाह नहीं थी। अगर परवाह थी तो सिर्फ और सिर्फ शायला की। और फिर 9 महीने धीरे धीरे गुजरते ही चले गए। डिलीवरी से पहले ही डॉक्टर ने बता दिया था कि हमारी बेटी होने वाली है। इसलिए शायला की पसंद से मैंने अपने होने वाली बेटी का पूरा कमरा डिजाइन करवाया था। उसने गुलाबी कलर की थीम रखवाई थी और हर चीज एक से बढ़कर एक थी। खुशियां हमारे चारों तरफ रकासा थी। शायला का चेहरा चौधरी के चांद की तरह चमकता था। खूबसूरत तो वो पहले भी थी, लेकिन हामला होने के बाद उसका हुस्न मजीद बढ़ गया था। उसे देखता तो लगता जैसे आसमान से कोई परी उतर कर मेरे पास आई हो। अक्सर मैं शायला से कहता कि देखना, मेरी बेटी बिल्कुल तुम्हारी जैसी खूबसूरत होगी। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा देती। मैं उसे तंग करने के लिए कहता था कि तुमसे ज्यादा बेटी को मैं संभालूंगा, हर वक्त गोद में उठा कर रखूंगा, सारे घर में टहलूंगा, घुमाने भी लेकर जाऊंगा और उसके लिए रोज शॉपिंग भी करूंगा। तुम घर में अकेली रहना। वो मेरी बातों पर बस खिलखिलाकर हंसा करती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे लफ्ज सच साबित हो जाएंगे, क्योंकि जब डिलीवरी का वक्त आया तो शैला को बहुत ज्यादा पेचीदगियों का सामना करना पड़ा। कुदरत ने शायद कुछ ऐसा ही लिखा था। यहाँ मेरे घर बेटी की पैदाइश हुई और वहीं शैला की आंखें बंद हो गई। अपनी जान के पास ही हार दी थी शायला ने। और जब डॉक्टर ने बेटी की खुशखबरी के साथ मुझे शायला की मौत की खबर सुनाई तो मेरी कैफियत बिल्कुल अजीब सी हो गई। ना मैं खुश हो सका, ना मैं रो सका, बस मैं सकते के आलम में खड़ा रहा। कौन आया, कौन कैसे तदफीन हुई, खानदान वालों ने क्या कहा, रिश्तेदारों ने कैसे अफसोस किया, लोगों ने कैसा हौसला दिया, मुझे कुछ याद नहीं था। ऐसा लगता था कि जैसे शायला के साथ मेरी सांसें भी रुक गई हों, जीने की हर वजह खत्म हो गई हो। लेकिन फिर रोने की आवाज ने मुझे होश की दुनिया में वापस लाकर पटक दिया। वो मेरी नन्ही सी बेटी की रोने की आवाज थी जो पूरे घर में गूंज रही थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा भूखी थी। उसकी नानी उसे संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो थी खामोश नहीं हो रही थी। अपनी बेटी को रोता तड़पता देखकर मुझसे रहा ना गया। मैं फौरन भागा और उसकी नानी से उसे लेकर अपनी गोद में अपने करीब किया तो वो एकदम मेरे सीने से लगकर खामोश हो गई, जैसे उसकी बेकरार दिल को करार आ गया हो। और फिर उसके बाद मैंने एक पल भी उसे खुद से जुदा नहीं किया, बस सीने से लगा लिया, अपने पास रखता। नौकरी पर था तो बड़ी मुश्किल से उसकी नानी के घर छोड़कर जाता। मैं जानता था कि उसकी नानी उसका अच्छे से ख्याल रख सकती है। लेकिन शायला को खोने के बाद मेरी सारी जिंदगी शायला की दी हुई आखिरी अमानत ही थी। शायला ने उसका नाम जैनब सोचा था, इसलिए मैंने भी उसका नाम जैनब ही रखा था। जैनब जैसे जैसे बड़ी होती चली गई, मैं वैसे वैसे उसे अपने करीब करता चला गया। मैंने उसे खुद से दूर रखना ही छोड़ दिया था। मैंने अच्छे स्कूल में दाखिल दिलवाया, उसकी खूब तरबियत की, पढ़ाया लिखाया, उससे हर अच्छे बुरे की समझ दी, लेकिन कभी आजादी नहीं दी थी। घर से बाहर ना निकलने दिया था। जहाँ जाती मेरे साथ जाती। मैं उस पर आंखें बंद करके इतबार नहीं कर पाती। मुझे डर लगता था कि कहीं मैं शायला की तरह से भी खो ना दूं। मैं दुनिया की नजरों से डर गया था। मैं जान गया था कि लोग बहुत बदनजर होते हैं। किसी की खुशी को देखकर इंसान के अंदर जो जलन पैदा होती है वो इंसान की पूरी दुनिया को तबाह कर देती है।
है। मुझे ये डर रहने लगा था कि कहीं इसकी बुरी नजर की वजह से मेरी बेटी मुझे छोड़कर ना चली जाए, इसलिए मैं उसके आसपास फिर रहता। फिर उसका एफए पूरा हुआ तो उसने कहा कि बाबा मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, लेकिन मैंने उससे मना कर दिया। मैं नहीं चाहता था कि वो पढ़ाई के चक्कर में अपनी सेहत खराब करे। मैंने रवायती मशरिक बापों की तरह उससे कहा कि तुम्हें इतना पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है, अब घरदारी सीखो। और फिर मेरे कहने पर उसने अपनी ख्वाहिशात को दफन किया और वो घरदारी में लग गई। मैंने कभी उसके लिए कोई मुलाजिम नहीं रखा था, क्योंकि मैं किसी बाहर के बंदे पर भरोसा नहीं करना चाहता था। वो अकेले ही इतने बड़े घर का काम काज करती थी। जब तक उसकी नानी जिंदा थी वो मुझे बहुत समझाती थी कि ज़ैनब अभी छोटी है, इस पर रहम खाओ, नुकरानी रख लो, इससे पढ़ाई करने दो। लेकिन मेरा बस चलता तो मैं इसे कैद कर देता। मैं नहीं चाहता था कि दुनिया की बुरी नजर मेरी बेटी पर पड़े, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मैं खुद अपने हाथों से अपनी बेटी को बर्बाद कर दूंगा, जिस बेटी को मैंने बहुत नाजों से पाला, जिसका बहुत ख्याल रखने की खातिर मैं हर वक्त उसके आसपास ही रहा। मैंने कभी दूसरी शादी नहीं की। जब मैंने उसे एक गैर के साथ देखा तो मेरी हालत ऐसी हुई कि बयान से बाहर थी। मैं जिससे दुनिया के सर्द व गर्म से बाज रखना चाहता था, वो मेरी गैर मौजूदगी में किसी गैर लड़के के साथ आशिकी की पींगे पढ़ा रही थी। वो सिर्फ 20 साल की थी। इतनी कम उम्र में उसकी ये हरकत मुझे बर्दाश्त नहीं हुई थी। 20 साल की लड़की को सही और गलत का कुछ इल्म नहीं होता, यही सोचकर मैंने उस पर पूरी तरह से नजर रखने का सोचा था। मगर फिर रात को जब मैं उसके कमरे में गया तो मैंने देखा कि इस उम्र में वो हूबहू अपनी माँ की तरह जवान और खूबसूरत लगती है। तो मेरे दिल में और बुरे ख्यालात जन्म लेने लगे, लेकिन मैंने अपने आप को बाज रखा। मगर फिर अगले दिन जब वो उसी लड़की के साथ दरवाजे पर नजर आई तो मैं खुद पर काबू ना रख सका। जबरदस्ती उसे कमरे में ले गया। सोचा तो यही था कि उसके साथ सख्ती करूंगा, उसे उसके कमरे में कैद कर दूंगा। लेकिन फिर मैंने उसके साथ वो किया जो शायद एक मोहब्बत करने वाला बाप कभी नहीं कर सकता। जब उसने कहा कि उस लड़के को नहीं जानती और वो बा किरदार है, तो मैंने कहा कि फिर तुम्हें साबित करना होगा। मैंने जबरदस्ती उसे शादी के लिए मजबूर किया और कहा कि मैं जिस किसी को भी तुम्हारे लिए चुन कर लाऊंगा तुम्हें उससे शादी करनी होगी। मैंने उसी वक्त अपने दफ्तर के चौकीदार को फोन मिलाया। बहुत अरसे से वो शादी के लिए परेशान था। उसके हालात अच्छे नहीं थे। घर की जिम्मेदारियों की वजह से उसकी शादी नहीं हो सकती थी और वो 30 साल का हो गया था। उसकी मुझसे अच्छी बातचीत थी। अक्सर ही वो मुझसे कहता था, साहब जी मेरी किसी से शादी करवा दो। मैंने उससे फोन किया और घर बुला लिया, साथ काजी भी लाने का कहा। पहले तो वह हैरान हुआ, लेकिन फिर मेरे बुलाने पर आ गया और मैंने अपने 30 साल दफ्तर के चौकीदार के साथ अपनी बेटी की शादी कर दी। मेरी बेटी मेरी जबरदस्ती पर सिर्फ नम आंखों से मुझे देखती रही। मेरी इज्जत रखने की खातिर उसने कबूल है ये कहा और हमेशा के लिए चौकीदार के साथ चली गई। मुझे तसल्ली थी कि अब मेरी बेटी मेरी इज्जत पर दाग नहीं लगाएगी, अब कोई इस पर बुरी नजर नहीं डालेगा। मुझे लगा था कि इसके हक में मैंने ठीक फैसला किया है, लेकिन 1 महीने के बाद ही मुझे पता चला कि मैंने अपनी ही बेटी के साथ ज्यादती कर दी थी। उसकी बात ना सुनकर, पूरा सच ना जानकर 1 महीने बाद वो लड़का मुझे सड़क किनारे नजर आया तो मैंने गाड़ी लगाई और उसे गिरबान से पकड़ लिया। मेरे दिल में उसके लिए बहुत नफरत थी। मैं उसे मारना चाहता था, मगर वो चीख कर कहने लगा कि आपसे ज्यादा जालिम कोई हो ही नहीं सकता। आपकी बेटी का मेरे साथ ताल्लुक नहीं था। मैं एक इलेक्ट्रिशियन हूँ और आपके सामने वाले घर में किसी काम से आया था। मैं उनकी छत पर काम कर रहा था कि जब भी मैंने आपकी बेटी को जहन में चकरा कर बेहोश होते देखा था। और फिर उसके गिरने के बाद जब बहुत देर तक होश न आया तो मैं जान गया कि शायद वो घर में अकेली थी। मैं दीवार पे लांग कर उसकी मदद करने पहुंचा था। उसे उठाकर मैं उसके कमरे तक लेकर गया था। उसे होश दिलाना चाहता था। वो होश में आ गई थी। मुझे देखकर घबरा रही थी और इतने में आप आ गए। उसे तो खुद भी मालूम नहीं था कि मैं कौन था, लेकिन आपकी वजह से मैं उस वक्त डर कर वहां से चला गया और अगले दिन यही बात क्लियर करने के लिए मैं आया था उसे और आपको बताना चाहता था कि मैं कौन हूँ। लेकिन आपने फिर अपनी बेटी पर शक किया और मुझे लगा कि आप एक बहुत बुरे बाप हैं जो अपनी बेटी की सच्चाई नहीं जानना चाहते, इसलिए मैं दोबारा आपके दरवाजे पर नहीं आया। उसकी बात सुनकर मैं एकदम ही दंग रह गया। वो कहने लगा, गर्मी शदीद थी, वो लड़की गार्डन साफ कर रही थी, शायद इसलिए गर्मी से बेहोश हो गई। आपको तो उसका ख्याल रखना चाहिए था। इतना बड़ा घर, ना कोई नौकर ना कोई चौकीदार। वो मुझे मलामत कर रहा था और मैं सख्ते में आ गया था। मेरी बेटी ने मुझे कितनी बार अपनी बात बताने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी थी। और जब सच्चाई खुली तो मुझे अफसोस हुआ। मैं फौरन उसके घर पहुंचा। देखा तो चारपाई पर बैठे वो खाना खा रही थी। मुझे देखते ही खड़ी होगी, अदब से सर झुका लिया। वो हूबहू अपनी माँ जैसी थी। मुझे वैसी इज्जत दी जैसे उसकी माँ देती थी। मैं आगे बढ़कर उसके कदमों में बैठ गया, माफी मांगने लगा। उसने बिना कुछ कहे मुझे माफ कर दिया। कोई शिकवा ना कोई शिकायत। मैंने कहा, घर चलो, मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दूंगा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। कहने लगी कि अब फैसल ही मेरा शौहर है।
मैं इसके साथ खुश हूँ, वो मेरे साथ वापस नहीं आना चाहती थी। उसके चेहरे पर खुशी थी, शायद फैसल मुझसे कहीं ज्यादा अच्छा था। वो पढ़ा लिखा नहीं था मगर उसे रिश्ते संभालने आते थे। मेरी बेटी अब खुशी से उसके पास रुक गई और मैं तन्हा घर चला आया। आज शाइला की तस्वीरों को देखता हूँ तो शर्म से जमीन में गिर जाता हूँ। खुदारा अपनी बेटियों पर शक ना करें, हमेशा उनकी बात सुने और समझें। जल्दबाजी में किए गए बहुत से फैसलों पर इंसान को पछताना पड़ता है।